कैनाल सिस्टम जो पाथवे दे रहा है, ठीक है, पाथवे फॉर्म हो रहा है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, उससे वाटर इन होगी, बॉडी में वाटर आएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया, एंड देन वाटर में जो भी न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स होंगे, गैसेस होंगी, वो उनको यूज करेगा, ऑक्सीजन होगा उनको यूज करेगी, उसकी बॉडी के सेल्स यूटिलाइज करेंगे, एंड देन जो सेल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस से वेस्टेज रिलीज होंगे वो उसी वाटर में स्पॉन्जोसील कैविटी में रिटर्न बैक हो जाएंगे, एंड वाया द ऑस्कुलम वो वापस उस मैराइन वाटर जो जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं वहां पे रिलीज हो जाएंगे। क्लियर बेटा? नाउ 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया है कोइनोसाइट। इस चीज को बेटा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये इतना छोटा पॉइंट नहीं है जितना छोटा यहाँ पे दे दिया है। क्वेश्चन आता है कोइनोसाइट से तो इसको हम एक्स्ट्रा नोट्स में आपको देंगे। कोइनोसाइट्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील की लाइनिंग कैसे हो गई बेटा? ये कहाँ पे प्रेजेंट थी, इनर या आउटर? इनर में प्रेजेंट है। स्पॉन्जोसील क्या है? कैविटी। उस कैविटी की लाइनिंग तो क्या हो गई? लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील। ठीक है, उस कैविटी की बाउंड्री किसने डिसाइड की है? इनर ने, आउटर ने तो की नहीं इसकी बाउंड्री। स्पॉन्जोसील की बाउंड्री डिसाइड की इनर वॉल ने। इनर वॉल थी तुम्हारी कोइनोडर्म। कोइनोडर्म मतलब कोइनोसाइट सेल प्रेजेंट, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है इनर वॉल पे और ये एक लाइनिंग को बना रही है। क्लियर बेटा? Coinocytes form lining of spongocyl and canals. Ceaseless beating, ceaseless means continuous, बिना रुके beating of flagella helps in maintaining flow of water current. One of the very important point. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कॉलर सेल कैसी, मतलब इसको इनलार्ज एक स्ट्रक्चर मैं कल बताऊंगी आपको, वहां पे हम लोग देखेंगे। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। व्हाट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बेटा? अब देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक हमें सब पढ़ना है। उसका अरेंजमेंट हमने देख लिया, हैबिटेट देख लिया हमने, अरेंजमेंट देख लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख ली, कैविटी मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सारे देख लिए। उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि उसमें न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, रेस्पायरेशन कैसे हो रहा है, उसका स्केलेटन सिस्टम है तो क्या है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है तो कैसा है, मतलब किसी भी फाइलम को पढ़ने के लिए। फिर उसका रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, फिर रिप्रोडक्शन के बाद जो उसका एग हो रहा है, एग बन रहा है या बेबी बन रहा है तो उसकी ग्रोथ कैसी है, डायरेक्ट नया बन जा रहा है या बीच में लार्वा स्टेज है तो इनडायरेक्ट फिनोमेना हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर अब हम एक एक पॉइंट में लिखेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। व्हाट डू यू मीन बाय होलोजोइक? किसी का रिप्लाई नहीं आया बच्चों, होलोजोइक का रिप्लाई करो। व्हाट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? नन्हे मुन्ने बच्चे फटाफट रिप्लाई करो। टेकिंग इन सब्सटेंसेस एंड सिंथेसाइजिंग इट। क्या कहना चाह रही हो आलम बेटा? कहना सही चाह रही हो। फूड को इनगल्फ करेंगे और इंटरनली डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड इंजेशन, करेक्ट। एंड एब्जॉर्प्टिव में क्या होता है? बाहर एंजाइमेटिक सिक्रेशन होता है, बॉडी के बाहर एंजाइमेटिक सिक्रेशन होगा एंड बाहर ही न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कर देंगे, मटेरियल को जिसपे उसको ग्रो करना है, एंड देन उसको एब्जॉर्ब कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बॉडी वॉल। ऐसा फंगस में देखने को मिलता है। तो न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब आप जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक एनिमल किंगडम का पढ़े हो वहां पे भी ये पॉइंट पढ़ा था कि एनिमल किंगडम सारे के सारे होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन को शो करते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटर? डाइजेशन इंट्रासेलुलर, कौन बताएगा इसको? इनसाइड या आउटसाइड? इंट्रा, वेरी गुड। इनसाइड, करेक्ट। ठीक है, इनसाइड। एंड जब दो सेल के बीच में हम लोग बात करते हैं तो इंटर, इन बिटवीन टू इज इंटर। ठीक है, इनसाइड विद इन सेल तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा। एंड अकर्स इन फूड वैक्यूल्स ऑफ कोइनोसाइट्स। अब कोइनोसाइट उसके जो कॉलर सेल होती है बेटा, यहाँ पे देखो कॉलर सेल फ्लैजिलरी मूवमेंट से यहाँ पे फूड इसके अंदर एंटर किया,
फूड जस्ट सपोज यहाँ पे छोटे से इमेज में आज समझ लेते हैं, एंटर किया तो इस पोर्शन में वहां पे तुम्हारी सेल्स होंगी जो इसको फूड वैक्यूल्स होंगे, जो फूड वैक्यूल्स के अंदर अगेन एंजाइम्स होंगे जो उसपे एंजाइमेटिक रिएक्शंस करेंगे और ये डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अमीबोसाइट सेल्स है यहाँ पे मेसेनकाइमा में, वो वहां से उसको रिसीव करेंगे एंड सर्कुलेट कर देंगे इस मेसेनकाइमा में। तो ब्लड की जैसे हम लोगों को पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल जाता है, उसी तरीके से ये अमीबोसाइट उसको सर्कुलेट कर देंगे पूरी मेसेनकाइमा में। तो पोरोसाइट सेल, पिनेकोसाइट सेल, ठीक है, अदर अमीबोसाइट सेल, मेसेनकाइमा के अदर कंपोनेंट्स जो भी हैं उन सबको न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा। क्लियर? तो न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर एंड अकर्स इन फूड वैक्यूल्स ऑफ कोइनोसाइट्स। तो फूड वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होंगी बेटा? अमीबोसाइट में प्रेजेंट होंगी क्या, या कोइनोसाइट में प्रेजेंट होंगी? कोइनोसाइट में प्रेजेंट होंगी। अमीबोसाइट कैसा है? एब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है, वहां से अब एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू लेगा। यहाँ पे पूरा तुम्हारा जो एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस पढ़ा रखा है ना मैंने सेल चैप्टर में, वो सारे फिनोमेना यहाँ पे आते हैं। बल्क अमाउंट में कॉलर सेल से रिलीज होगा फूड, अमीबोसाइट सेल उसको बल्क अमाउंट में इनगल्फ करेगी। तो कॉलर सेल क्या करेगी? एक्सोसाइटोसिस। अमीबोसाइट सेल क्या करेगी? एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंड उसके बाद वो आगे मूव कर करके अलग अलग सेल को सप्लाई देती जाएगी। दिस इज लाइक अ टिफिन सिस्टम की तरह ये वर्क करेगा। कोइनोसाइट ने खाना बना दिया, अब वो अमीबोसाइट के थ्रू टिफिन को पहुंचा रहा है, पिनेकोसाइट में चला जाए, पोरोसाइट में चला जाए, ठीक है, और दूसरी अमीबोसाइट को भी खुद को भी तो खाना चाहिए, तो दूसरी अमीबोसाइट को भी देगा। क्लियर? तो न्यूट्रिशन हो गया। स्केलेटन, स्केलेटन के लिए बताया मैंने, स्क्लेरोब्लास्ट स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्केलेटन इज इंटरनल, अंदर स्केलेटन इंटरनल मतलब होता है बेटा इंटरनल, जैसे हम लोग की बॉडी में इंटरनल स्केलेटन है, ठीक है, लेकिन आप मोलस्कन्स को देखिए, आप ऑर्थ्रोपोडन्स को देखिए, कॉकरोच वगैरह को आप देखिए, तो उनके ऊपर बॉडी में एक एक्सटर्नल एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, दो टाइप के होते हैं। तो एक्सोस्केलेटन भी होता है। तो जो यहाँ पे लिखा है ना इंटरनल स्केलेटन, उसको आप सिंपली ये समझ लो कि बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम फॉर्म हो रहा है, बॉडी पे ऊपर पिनेकोडर्म लेयर में कोई कवरिंग नहीं है स्केलेटन की। क्लियर? तो स्केलेटन इज इंटरनल, कंसिस्ट ऑफ टिनी कैलकेरियस, कैलकेरियस वर्ड इंडिकेट कर रहा है किसका बना होगा बेटा? ये कैल्शियम का, कैल्शियम समझ में आता है ना, कैल्शियम का बना होगा। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, वो जो थॉर्न लाइक या निडल लाइक स्ट्रक्चर, और सिलिशियस स्पिक्यूल, सिलिशियस मीन्स सिलिका का, ठीक है, तो कैल्शियम और सिलिका का बना हुआ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एंड फर्दर जब पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन होता है तो वो टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, इस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। समझ रहे हो? जैसे अभी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैनाल सिस्टम बताए, उसी तरीके से स्पिक्यूल किस तरीके के अरेंज्ड है, कितने उसमें, जैसे जस्ट आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक हिंट दे रही हूँ कि आपका स्पिक्यूल इस तरीके से है, तो स्पिक्यूल के शेप डिसाइड करते हैं कि वो क्या है, कैसा पोरिफेरा होगा। तो अभी हमको उसमें नहीं देखना है। सिलिशियस स्पिक्यूल्स और फाइन स्पॉन्जिन फाइबर, और क्या हो सकते हैं यहाँ पे? फाइबर भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। स्पंज के फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर लोकेटेड, जैसे वो आपको याद हो माइक्रोट्यूब्यूल्स याद हो, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर एक फाइबर को फॉर्म कर रहा है। माइक्रोफाइबर, फिलामेंट फाइबर, हम लोग इस तरीके की चीजें पढ़े हैं ना, वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। लोकेटेड क्योंकि सेल है ये, ठीक है, सब सेलुलर लेवल का है, तो आप सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को रिकॉल करो, ठीक है बेटा, माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफिलामेंट, फाइब्रस स्ट्रक्चर, ठीक है, साइटोस्केलेटन, वो सब जो बन रहा था ना वही आप समझ लो। तो उससे आपके स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट सिक्रीट स्पॉन्जिन फाइबर। अब यहाँ पे आपको दो टाइप्स की सेल दे दिया, स्क्लेरोब्लास्ट जो कि स्पिक्यूल्स को फॉर्म करेंगे एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट जो कि स्पॉन्जिन फाइबर को फॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर? स्केलेटन सिस्टम रिकॉल कर रही हूँ एक बार। स्केलेटन सिस्टम आपका इंटरनल टाइप का है, स्पिक्यूल से मेनली जो डिसाइड होता है वो स्पिक्यूल से डिसाइड होता है। जैसे जस्ट आप उसी तरीके से समझो कि वो आपने टेंट लगाया ट्रैकिंग करते वक्त रात को रुकने के लिए, तो आप जो वहां पे रॉड्स यूज कर रहे हो
उस रॉड को टाई अप करने के लिए या हेल्पिंग के लिए आप वहां पे रस्सी भी यूज करोगे, रोप यूज करोगे, ठीक है बेटा। तो दोनों के मिलने से वो स्ट्रक्चर अगर खड़ा हुआ है, या आप वहां पे सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए, रॉड को इंसर्ट करने के लिए वहां पे कुछ एसेसरीज अपने यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हो, तो वो सब हेल्पिंग हो गए। तो मेन जो स्ट्रक्चर हो गया वो स्पिक्यूल्स ने किया। स्पॉन्जिन फाइबर इज लाइक अ थ्रेड, या एक सपोर्टिव एलिमेंट की तरह वो वहां पे रोल प्ले कर रहा है। तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल स्पिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल स्पॉन्जिन फाइबर को फॉर्म करेंगे। क्लियर? तो न्यूट्रिशन हो गया, स्केलेटन हो गया। रेस्पिरेशन पे आ जाए तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बता दिया मैंने पहले ही, वाटर करंट के थ्रू हो रहा है। तो ऑस्टिया से इन, ऑस्कुलम से आउट, CO2 आउट होगी ऑस्कुलम से, ऑक्सीजन इन हो जाएगा ऑस्टिया से, वाटर करंट के थ्रू होगा। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैसेस डिफ्यूजन हमेशा कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है बेटा। और एक गैस अगर एक मीडियम में, जैसे अब तुम यहाँ पे बोलो कि मैम यहाँ पे तो फिर स्पॉन्जस, तुम बोलोगे नहीं कुछ क्योंकि तुम लोग दिमाग दौड़ाते नहीं, ठीक है। अब स्पॉन्जोसिल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। आप जब हमारे बॉडी में तो वो प्रॉपर आर्टरी और वेन में ट्रेवल कर रही है, ऑक्सीजन आर्टरी में है, वेन में CO2 है। तो हमें तो पता है, हमारी सेल को पता है कि ऑक्सीजन लेना है या CO2 लेना है, यहाँ पे कैसे लेगा? तो दैट इज जस्ट बिकॉज डिफ्यूजन, आप पढ़ना, आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। डिफ्यूजन का जो लॉ होता है ना, लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज दैट कि एक जो सिस्टम है, जो एक प्रॉपर स्पेस दे दिया गया आपको, उसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कोई भी पार्टिकल, कोई भी आयन, कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को कोशिश करता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। हम भी पढ़ाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा आपको डिफ्यूजन। जो ये पूरा जाइलम फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इसको अभी सिंपली ये समझो कि आपने एक परफ्यूम स्प्रे किया, बढ़िया तैयार होके घूमने जा रहे हो, तो एक किचन में मम्मी खड़ी है, आपने 2-3 बार स्प्रे किया, वहां से डांट पड़ जाएगी। तो वो किचन तक कैसे पता चल गया? आपने जहां स्प्रे किया वहां कंसंट्रेशन हाई था, ठीक, उस पार्टिकल का जो फ्रेग्रेंस क्रिएट कर रहा है। क्लियर? वो डिफ्यूज कर गया किधर की तरफ, जिधर वो है ही नहीं या लो अमाउंट में, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो लो अमाउंट होता जाएगा। तो हायर टू लोअर डिफ्यूज करता है कोई भी आयन, कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को। लेकिन एक मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। हर मॉलिक्यूल, हर चीज जो डिफ्यूज कर रही है वो इंडिपेंडेंटली करती है। तो ऑक्सीजन को जब सप्लाई लेना होगा कोइनोसाइट सेल को या लेयर को, तो पोरोसाइट सेल को, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा। ऑक्सीजन हाई, ऑक्सीजन इन चला गया, CO2 हाई, CO2 आउट चला जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा? तो उसको गैसेस एक्सचेंज करने में डिफ्यूजन रोल प्ले करेगा। समझ में आया आपको ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट? तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया। अब आज एक फंडा जान लो, डिफ्यूजन समझ में आया पृथ्वी? ये बताओ, जैसे मैंने बताया कि आपने परफ्यूम स्प्रे किया और 2 से 3 बार करो, मम्मी किचन से डांटेगी, तो उससे कैसे समझ में आता है कि मम्मी तक वहां खुशबू पहुंची होगी ना, फ्रेग्रेंस पहुंचा। तो वो जो पार्टिकल्स जो उस पर्टिकुलर उसमें परफ्यूम में पार्टिकल्स थे फ्रेग्रेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर गए, वहां तक डिफ्यूज कर गए। तो जो भी एरिया होता है वहां पे डिफ्यूजन उस पार्टिकल का उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जस्ट सपोज अगर तो अगर हम यहाँ पे कहें आपको कि यहाँ पे 10 पार्टिकल्स हैं और इधर 2 पार्टिकल्स हैं, तो 10 पार्टिकल्स 2 की तरफ मूव करेंगे और ये जहाँ पे 5-5 हो रहे होंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तब इनका डिफ्यूजन रुक जाता है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप देखो तो वो फ्रेग्रेंस आप पूरा फैल जाएगी, पूरे रूम में आपको एक ही जैसे फ्रेग्रेंस आएगी। पहले वहां पे ज्यादा आएगी जहां पे आप खड़े हो। तो सेम वे में अगर एक ही वाटर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हैं, तो उस कार्बन डाई और ऑक्सीजन को किस तरीके से सेल ले रही है, डर्मा लेयर ले रही है, वो इस चीज पर डिपेंडेंट करेगी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है या CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक। अब वाटर जब इन किया तो उसमें अभी बाहर का वेस्ट मटेरियल हो सकता है, लेकिन उस पोरीफेरा के मेटाबॉलिक वेस्टेज नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई आ रहा होगा, तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा,
क्लियर, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। सेम हमारे अंदर भी होता है बेटा, जब एल्वेलाई, अब हम चले जाएंगे तुम्हारे लंग्स में चले जाएंगे, डिटेल हो जाएगा वो, बस समझने के लिए 2 लाइन में बता रही हूँ। जब हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो उसी प्रॉपर चैनल से, लंग्स तो हमारा एक ही है ना बेटा, भले ही हम कैपिलरी तुम्हें बता दिया आर्टरिया और वेन, लेकिन लंग्स तो एक ही है, एक ही लंग्स में ऑक्सीजन भी आ रहा है, CO2 भी आ रहा है, तो उस लंग्स की सेल से जब वाटर कह रही हूँ, जब ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है, तो कब ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना है, कब CO2 को डिफ्यूज करना है, दिस इज डिसाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। क्लियर, अभी बस इतना ही समझो। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो ले लेंगे कि ऑक्सीजन को लेना है या CO2 को लेना है, एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल इज अमोनिया। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज समझा दें कि एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है। अगर हम इन शॉर्ट आपको बताएं तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हो रहा है बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है, उसमें वेस्ट बनता है, ठीक है बेटा, और उस वेस्ट में नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्टेज में जो नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं वो एक्यूमुलेट करके अमोनिया बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। अभी बस ऐसे ही सीक्वेंस समझ लो, जिन्होंने 10th मेरे से पढ़ा है वो पढ़े होंगे ये। आलम तुम्हें याद होगा, याद है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इस सब केसेस में क्या होता है कि टॉक्सिसिटी जैसे जैसे यूरिक एसिड में जा रहा है ना, तो नाइट्रोजनस मटेरियल की टॉक्सिसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो जो टॉक्सिसिटी हाई होगी तो ऑब्वियसली अमोनिया की टॉक्सिसिटी सबसे जाई है। तो जो हाई होते हैं ना बेटा, इनको एक्सक्रीट करने के लिए डाइल्यूशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, मतलब ये डाइल्यूट फॉर्म में एक्सक्रीट होंगे। इट मीन्स कि इनका वाटर कंटेंट हाई होगा। जस्ट एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि वाटर कंटेंट हाई होगा, ठीक है। तो जितने भी एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, आप वेल तक चले जाओ, मतलब जो लार्जली आप पढ़ोगे वो सब अमोनोटेलिक होंगे, अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। तो अब यहाँ जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे तो एक पॉइंट आपको ये भी देखना होगा कि दे आर अमोनोटेलिक या यूरियोटेलिक हैं या यूरिकोटेलिक हैं। यूरिया एक्सक्रीट करेंगे मतलब वाटर कंटेंट कम हो रहा है, जैसे हम लोग यूरियोटेलिक में आ जाते हैं। फिर बर्ड और रेप्टाइल्स की बात करें तो वो यूरिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। वो पी देखा होगा तुम लोगों ने बर्ड का, तो वो उनका मिक्स होता है, फूड का एक्सक्रीटा एंड लिक्विड एक्सक्रीटा एक मिक्स होता है, ठीक है। तो उनका यूरिक एसिड है एंड यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक, तो उसको बॉडी से रिलीज करने के लिए हाई अमाउंट का वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, अगर आज नहीं समझ में आया है तो आगे मैं समझाऊंगी। और एक्सक्रीशन सिस्टम तो पूरा हमें पढ़ना है, तो वहां पे आप समझ लोगे इस चीज को। बस मेनली आप ये याद रखो, ये वाटर वाले एनिमल्स थे, इनको एक्सक्रीट करने के लिए अमोनिया को एक्सक्रीट कर देंगे, उसको और कन्वर्ट करके और लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास अबंडेंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो वहां से ये एक्सक्रीटा कर देंगे। नाउ लास्ट इज रिप्रोडक्शन ऑफ पोरीफेरा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने बेसिक्स पढ़ रखी है रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बडिंग हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड जेम्यूल्स, ठीक। और इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आर्कियोसाइट सेल, जो कि आपकी सेक्स सेल्स टाइप से रोल प्ले कर रही है। तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, कोई पार्ट अगर कट हो रहा है या कोई एक्सटर्नल बड बन रही है और वो डिटैच्ड हो जाए, जैसे यहाँ फिगर में ही देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक छोटी सी बड दिख रही है, साइकॉन, फर्स्ट फिगर में देखो आप एक बड देख रहे हो, मार्क करती हूँ मैं, रुक जाओ। इज इट विजिबल? बट ये अगर डिटैच हो जाए तो ये पूरी की पूरी बॉडी को फॉर्म कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इसकी फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एंड ईच फ्रेगमेंट हैव कैपेबिलिटी, एंड उस कैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी होगी आर्कियोसाइट सेल, तो ये याद रखना, उस फ्रेगमेंट में आर्कियोसाइट सेल्स होंगी तो वो डिवाइड करके नए स्पॉन्ज को फॉर्म कर देगा। इज इट क्लियर बेटा? तो एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन हो गया, यहाँ कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब एसेक्सुअल के बेसिक्स भूल गए होगे तो अभी कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम उसको रिकॉल करो, ठीक है। एंड एक है स्पेशल सेलमोस जेम्यूल्स, ठीक है। जेमा कप याद है? जेमा कप कहाँ पढ़ाया है मैंने? मार्केशिया में, ठीक है। तो एंडोजीनस बड या
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका इंटरनली एक ऐसी बड फॉर्म हो और वो ऐसा मास हो जिससे वो डिटैच होके और वो ग्रो कर सके, ठीक है। एंड ये एंडोजीनस हो रहा है तो आप एक चीज ध्यान में रखो, इसके लिए कंडीशन अनफेवरेबल होगी। मतलब कंपेयर टू बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, जेम्यूल्स में एक सेल मॉस एक्युमुलेट कर रहा है। अब वो सेल मॉस में क्या होगा बेटा, आर्कियोसाइट्स होंगी, अच्छी अच्छी आपकी पूरी ये सेल्स होंगी, उनका एक एसोसिएशन होगा ताकि वो नए को फॉर्म कर सके अंडर द फेवरेबल कंडीशन। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जेम्यूल्स बोलते हैं उसको। एंडोजीनस बर्ड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज आर नोन एज जेम्यूल्स। इज इट क्लियर? आर्कियोसाइट, जेम्यूल्स, ठीक है, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, अनफेवरेबल में जेम्यूल। जेम्यूल क्या हुआ, जस्ट उसकी आउटर लेयर ने एक कवरिंग बना दी और अनफेवरेबल कंडीशन में सारी सेल क्लस्टरिंग कर गई एंड फेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को ग्रो कर सकती हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक्स में है बेटा कि यहाँ पे फॉर्मेशन जेम्यूल। अगेन जेम्यूल बेटा आप देखो इधर, मास ऑफ सेल अगर बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे एकाइनेट्स, एप्लानोस्पोर, अच्छा खासा मैंने पढ़ा रखा है सब, ठीक है, उसमें आपके मास ऑफ सेल अपने आप को एक्युमुलेट कर गए, ठीक है। एंडोजीनस, इंटरनली लिखा है ना एंडोजीनस, तो एंडोजीनस मीन्स इंटरनली वो क्लस्टर अपने को एक्युमुलेट कर गया एंड एट द जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसके पास ये सेल, इसमें आर्कियोसाइट सेल होनी चाहिए, इसमें अमीबोसाइट सेल्स होनी चाहिए ताकि वो परफॉर्म करे। कोइनोसाइट नहीं होगी चलेगा, कोइनोसाइट आगे डेवलप होती है, तो अमीबोसाइट, आर्कियोसाइट सेल्स होंगी तो वो जर्मिनेट कर जाएंगी एंड फेवरेबल कंडीशन में न्यू स्पॉन्ज को फॉर्म कर जाएंगी। तो दिस इज अ क्लस्टर ऑफ सेल इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। That's why it's written here कि endogenous bud of asexual reproduction in sponge are known as zammules, which form in unfavorable condition. Otherwise budding and fragmentation. तो favorite mode of reproduction क्या हो जाएगा इनका, फ्रेगमेंटेशन। जहां फ्रेगमेंटेशन है उनका तो सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही वही होता है कि फ्रेगमेंट बनाओ और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते चलो। स्पॉन्जेस आर हर्मेफ्रोडाइट, कौन बताएगा इसका मीनिंग, जो आज बताएगा उसको चॉकलेट। दिस इज चॉकलेट क्वेश्चन और आई थिंक ये टर्म मैं पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट? आलम को चॉकलेट मिल गई। हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक ही बॉडी के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल। ब्राह्मणी, मनाली, क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है, 8-10 बच्चों को चॉकलेट मिल जाएगी। चलो ये सारे चॉकलेट याद रखना बेटा, आके जब भी मेरे से इंटरेक्ट करो ये चॉकलेट रिसीव कर लेना। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब अब वाटर बॉडी के बाहर जाके वो फर्टिलाइज नहीं कर रहे, हर्मेफ्रोडाइट है, इंटरनली फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है। एंड क्रॉस, क्रॉस कैसे हो सकता है, ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन क्या होती है, प्रोटोगाइनस, इसको प्लांट से आप ले जाओगे ना, गाइनोशियम प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रोटोगाइनस, या तो पहले गाइनोशियम मैच्योर हो जाए तो वहां पे एंड्रोशियम नहीं मैच्योर होगा, वहीं से ये वर्ड भी आया बेटा। प्रोटोगाइनस कंडीशन विच डील्स विद दोनों के मैच्योरेशन टाइम अलग अलग हो, तो वाटर करंट के थ्रू, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वाटर के करंट के थ्रू मेल गैमेट बाहर चला जाएगा और वो फीमेल गैमेट से फ्लोट करके दूसरे पोरिफेरा, दूसरे स्पॉन्ज से सेम स्पीसीज में फर्स्ट फीमेल मैच्योरेशन, करेक्ट बेटा, ठीक है। तो उस केस में वो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। जब एक इंटरनली होता है, एक सेम में, इंटरनल मतलब अंदर हो रहा है, इसका सेम से या क्रॉस से रिलेटेड नहीं है। फर्टिलाइजेशन इंटरनली हो रहा है, मतलब सेल के अंदर, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जैसे फ्रॉग तुम्हारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, एग और स्पर्म सारे पानी में रिलीज होते हैं और वो फ्यूज करते हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल। यहाँ पे इंटरनल है। अब इंटरनल में क्या, उनका फीमेल बॉडी और फीमेल सेक्स गैमेट एंड मेल गैमेट एक ही स्पीसीज से, एक ही प्लांट सॉरी एक ही एनिमल से रिप्रोड्यूस हो रहा है या दूसरे से, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, क्रॉस, ठीक है। एंड क्रॉस मतलब दो स्पीसीज, दो इंडिविजुअल ए एंड बी इन्वॉल्व हैं, दोनों हर्मेफ्रोडाइट हैं, दोनों के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म हो रहा है, लेकिन मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है, ठीक है।
तो मेल अपना वाटर करंट के थ्रू फ्लो कर गया और बी वाला मैच्योर है, वो उसने रिसीव कर लिया, इसने ये भैया इससे पहले पैदा हुआ है, ठीक है, इसका मैच्योर हो चुका है, तो ये यहाँ पे फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और देन डेवलपमेंट हो गया। क्लियर बेटा? इसलिए मोस्टली क्या होगा? क्रॉस। ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करेगा तुमको यही टर्म करेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब बीच में लार्वा आ गया, लार्वल स्टेज आएगा, तो आपको अलग अलग फाइलम के लार्वा के नेम ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, लार्वा ध्यान में रखना होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। अब लार्वा, मोस्ट ऑफ द लार्वा कैसे होता है ना, मॉर्फोलॉजिकली मतलब आउटर दिखने में वो डिस्टिंक्ट है एडल्ट से। तो आपको कभी ऐसे देखने को मिल लग सकता है कि जैसे सबसे प्यारा एग्जांपल इसका टैडपोल है, ठीक है, टैडपोल अगर आप देखो तो वो मछली जैसा दिखता है और आगे चल के वो फ्रॉग बन जाता है। तो टैडपोल को देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये फ्रॉग बनेगा या मछली बनेगी। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। चेक, इसी चीज को हम पूरा चार्ट से एक बार देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम आर्कियोसाइट सेल्स, इंपॉर्टेंट है सेल का नाम। फर्टिलाइजेशन इंटरनल टेक्स प्लेस इन अनदर रिस्पॉन्स थ्रू वाटर, इसके लिए रीजन क्या है? प्रोटोगाइनस कंडीशन। जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोटिक क्लीवेज होगा, मतलब डिवीजन ऑफ जाइगोट हुआ, वहां सेल डिवाइड करेगी, ये सिंगल सेल स्टेज होता है। बेटा ये सब पढ़ाया हुआ मैंने, इसलिए फास्ट बोल रही हूँ। सिंगल सेल स्टेज है, क्लीवेज होगा, उसमें डिवीजन लिख लेना अगर क्लीवेज से कंफ्यूजन हो। डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेंगी, लार्वा बना, लार्वल स्टेज बीच में आया है एडल्ट से, इसलिए ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? अब लार्वा का नेम मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा प्रेजेंट इन पोरीफेरा एंड पैरेन्काइमुला। तो दो लार्वा के नेम आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करोगे, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला। आपको मॉड्यूल में पूरा प्रॉपर लार्वा का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फ्री लिविंग लार्वा एस्केप्स फ्रॉम ऑस्कुलम, लार्वा फ्री लिविंग है, तो इसको कोई ऐसा जैसे हम लोग का गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, तो ऐसा कोई मैटरनल केयर की अभी जरूरत नहीं है, बेचारा घूम के बाहर निकल जाएगा और अपना ग्रो कर जाएगा आगे जाके, बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एंड एडल्ट स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो गया। इज इट क्लियर बेटा? साइकिल समझ में आई? कुछ नहीं है यहाँ पे, सब मैंने कहानी सुनाई रखी है, कई बार रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो जाइगोट, जाइगोट में डिवीजन, मल्टीसेलुलर स्टेज, लार्वा बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट यहाँ से एडल्ट बनता तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता, ठीक है। तो आप अपने रजिस्टर में ऊपर के साइड आज फिर से लिख लोगे, लिखा होगा कहीं तो भी ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख लो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें इन बिटवीन लार्वा स्टेज है, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट जब आपका जाइगोट एम्ब्रियो डिवाइड करके एडल्ट को बनाए, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम स्ट्रक्चर एडल्ट को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डायरेक्ट, उस डेवलपमेंट को बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इज इट क्लियर बेटा? अब इमेजेस देख लो, कुछ सुंदर सुंदर स्पॉन्जेस हैं, ठीक है। बाथ स्पॉन्ज नहाने के लिए, ये प्रॉपर मेले वगैरह में सेल भी होता है बेटा, इसको लोग लाते हैं घर पे, वॉशरूम में यूज होता है। मतलब एक आपने स्पॉन्ज देखा होगा प्लास्टिक का, मार्केट में आता है बाथ स्पॉन्ज, ये नेचुरल बाथ स्पॉन्ज है, गांव साइड में या कोस्टल एरिया में काफी यूज होते हैं। और आई थिंक शायद तुम लोगों का इससे इंटरेक्शन हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या आइसोलेट होते जा रहे हैं ना, नेचर से तो हटते जा रहे हैं, जितना हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट से डिलीवरी मिल जाए उतना इजीली हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें दिख रहा है एक साइकॉन है, ये यू स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला। तो लास्ट सेक्शन मैंने बोला है आपको कि एग्जाम्पल्स, तो उन एग्जाम्पल्स में आप इनको नोट डाउन करोगे और आप जितनी चीजें पढ़ी हैं उसमें यहाँ पे रिलेट करो। इनका ऑस्कुलम आपको दिख रहा है, इनमें ऑस्टिया आपको दिख रही है, ठीक है, इनकी सिमेट्री आपको एसिमेट्रिक लग रही है। अब आप साइकोन को देखो ध्यान से, तो वो कुछ समहाउ आपको रेडियल सिमेट्री का शो कर रहा है। फिर आपको इसी तरीके से अलग अलग स्पॉन्जिला हो गया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, हाँ ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये इनका जनरल नेम है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। बाथ स्पॉन्ज यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला को बोलते हैं,
साइकॉन रेडियली सिमेट्री को शो करता है। अब यहाँ पे आपको ल्यूकोसोलेनिया दिख रहा है जो कि रेडियल सिमेट्री को शो कर सकता है। आपको साइकॉन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, तो आप ये स्टार मार्क कर लोगे। और फिगर ड्रॉ सारे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस फिगर में इंफॉर्मेशन है बेटा, उस इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन करोगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। जैसे यूप्लेक्टेला को जनरली क्या बोलते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट। तो ये आपको दिखने में एक ऐसा दिख रहा है ना, पूरा फ्लावर बास्केट जैसा, आप उठा के इसको गिफ्ट कर दो। तो दैट इज एक्चुअली दिस इज अ ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। ठीक है, आप इसको, मैं आपको इसकी इमेजेस और शेयर कर दूंगी आज ग्रुप में। तो पोरीफेरा अपना हो गया है कंप्लीट। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम हमें डिटेल में देखना है एंड कोइनोसाइट सेल का स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना रहे हो तो आप अपने माइंड में सेट रखो कि यहाँ आपके कुछ पेजेस आप छोड़ोगे रजिस्टर में, क्योंकि मैं ये पढ़ाऊंगी। तो हम क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पे बेटा, कोइनोसाइट का डिटेल स्ट्रक्चर एंड वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करना। पूरा पोरीफेरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको एक बार रीड करना, सॉल्व करना। मॉड्यूल से पोरीफेरा के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं सॉल्व हो मुझे सेंड करो। कैनाल सिस्टम को छोड़ देना अभी, ठीक है। बाकी कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? क्लियर? अभी पढ़ने में बेटा ऐसा लग रहा होगा कि सब चीजें क्लियर है, बट इट हैज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे अलग अलग टाइप की सेल हैं, और क्योंकि ये इंडिविजुअल पोरीफेरा बाकी चीजें अभी आगे आप पढ़ते जाओगे ना, तो उनका एक कंट्रास्टिंग एक आपको दिखेगा, कुछ आप इंटरेक्टिव वे में पढ़ोगे तो आपको पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग से याद ही करने पड़ेंगे सारे। यहाँ पे आपको सेल देखे, आपने स्पेसिफिक फंक्शंस देखा, स्पेसिफिक वाटर कैनाल सिस्टम देखा, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे से इसको रिवाइज करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे फीडबैक दोगे कि सब सॉल्व हो गया, या डाउट है तो डाउट पूछोगे, और मैं ग्रुप में कुछ और इमेजेस शेयर करूंगी, उसको तुम लोग देखना समझना। चलो बाय बाय, टेक केयर। ऑफ कर रहे हैं लेक्चर, लंच करो फटाफट जाके।